प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज हम पढ़ेंगे अतीत में दबे पांव। आगे का हिस्सा। ढकी हुई नालियां मुख्य सड़क के दोनों तरफ समानांतर दिखाई देती हैं। मतलब जो नालियां बनी हैं वो मुख्य सड़क के दोनों तरफ पैरेलल लाइन में बनी हुई हैं। ये कितनी बड़ी खासियत है उस समय की। बस्ती के भीतर भी इनका यही रूप है। हर घर में एक स्नानघर है। घरों के भीतर से पानी या मैल की नालियां बाहर हौदी तक आती है और फिर नालियों के जाल से जुड़ जाती हैं। कहीं कहीं वे खुली हैं पर ज़्यादातर बंद है। जैसे आजकल अंडरग्राउंड नालियां हैं, वैसे सिंधु घाटी की सभ्यता में नालियां मिलती थी और जगह जगह जंक्शन होते थे। जैसे नालियों में पानी साफ बहता रहे और अगर कोई ठोस चीज़ है तो कुछ दूरी पे नालियाँ बनाने के बाद वहाँ गड्ढा कर दिया जाता था, जिसमें जो ठोस चीज़ें हैं वो बैठ जाती थी और वहाँ जंक्शन लगा के वहाँ फिर मैल को निकाल दिया जाता था। तो इस तरह की व्यवस्था सिंधु घाटी की सभ्यता में दिखाई देती है। स्वास्थ्य के प्रति मोहनजोदड़ो के बाशिंदों के सरोकार का यह बेहतर उदाहरण है। बस्ती के भीतर छोटी सड़कें हैं और उनसे छोटी गलियां भी। छोटी सड़क 9 से 12 फुट तक चौड़ी है। इमारतों से पहले जो चीज़ दूर से ध्यान खींचती है वह है कुओं का प्रबंध। ये कुएं भी पकी हुई एक ही आकार की ईंटों से बने हैं। इतिहासकार कहते हैं सिंधु घाटी सभ्यता संसार में पहली ज्ञात संस्कृति है जो कुएं खोदकर भूजल तक पहुंची। मतलब पहले की जो सभ्यताएं मिलती हैं, चाहे मेसोपोटामिया की सभ्यता हो या हुआंगहो की सभ्यता हो या अन्य सभ्यताएं हैं, मिस्र की सभ्यता है, तो इन सभी में जो स्रोत था पानी का वो केवल प्राकृतिक था। जैसे नदी हुआ, तालाब हुआ, झरने हुआ, इनसे ही इनकी प्यास बुझ पाती थी। लेकिन जो पहली ज्ञात संस्कृति मिली वह सिंधु घाटी की सभ्यता में मिला, जहाँ कुएं खोदकर पानी प्राप्त किया जाता था। उनके मुताबिक केवल मोहनजोदड़ो में 700 के करीब कुएं थे। मतलब केवल एक मोहनजोदड़ो में 700 कुएं थे। नदी, कुएं, कुंड, स्नानागार और बेजोड़ पानी निकासी। क्या सिंधु घाटी सभ्यता को हम जल संस्कृति कह सकते हैं? जल का एक बहुत ही बेहतरीन जो समन्वय हम कह सकते हैं, व्यवस्था कह सकते हैं। यह मोहनजोदड़ो का एक कुआं है। कितना बेहतरीन तरीके से इसको बनाया गया है। बड़ी बस्ती में पुरातत्व शास्त्री काशीनाथ दीक्षित के नाम पर एक हल्का DKG कहलाता है। इसके घरों की दीवारें ऊंची और मोटी हैं। मोटी दीवार का अर्थ यह लगाया जाता है कि उस पर दूसरी मंजिल भी रही होगी। कुछ दीवारों में छेद हैं जो संकेत देते हैं कि दूसरी मंजिल उठाने के लिए शायद यह सहतीरों की जगह हो। सभी घर ईंट के हैं, एक ही आकार की ईंटें, 1 संबंधे 2 संबंधे 4, मतलब 1:2:4 के अनुपात की। सभी भट्टों में पकी हुई और सभी भट्टी में पकी हुई हैं, यानी पकी ईंटों का इस्तेमाल हुआ है। हड़प्पा से हटकर जहां पक्की और कच्ची ईंटों का मिला जुला निर्माण उजागर हुआ है, मोहनजोदड़ो में पत्थर का प्रयोग मामूली हुआ। कहीं कहीं नालियां ही अनगढ़ पत्थरों से ढकी दिखाई दी। इन
घरों में दिलचस्प बात यह है कि सामने की दीवार में केवल प्रवेश द्वार बना है, कोई खिड़की नहीं है। खिड़कियां शायद ऊपर की दीवार में रहती हों, यानी दूसरी मंजिल पर। बड़े घरों के भीतर आंगन के चारों तरफ बने कमरों में खिड़कियां जरूर हैं। बड़े आंगन वाले घरों के बारे में समझा जाता है कि वहाँ कुछ उद्यम होता होगा, कुम्हारी का काम या कोई धातु कर्म। हालांकि सभी घर खंडहर हैं और दिखाई देने वाली चीज़ों से हम सिर्फ अंदाज़ा ही लगा सकते हैं। ये भी इतना पुराना समय हो गया और आज तक जो कुछ चीज़ें बची हैं उसके आधार पर अनुमान ही लगाना संभव है, जो पुरातत्ववेत्ता करते हैं। घर छोटे भी हैं और बड़े भी, लेकिन सब घर एक कतार में हैं। ज़्यादातर घरों का आकार तकरीबन 30 गुना 30 फुट का होगा। कुछ हिस्से दुगने और तिगुने आकार के भी हैं। इनकी वास्तु शैली कमोवेश एक सी प्रतीत होती है। व्यवस्थित और नियोजित शहर में शायद इसका भी कोई कायदा नगरवासियों पर लागू हो। एक घर को मुखिया का घर कहा जाता है। इसमें 2 आंगन और करीब 20 कमरे हैं। डीकेबीसी हल्का आगे पूर्व में है। दाढ़ी वाले गाजक नरेश की मूर्ति इसी तरफ के एक घर से मिली थी। डीके जी की मुख्य सड़क पर दक्षिण की ओर बढ़े तो 1.5 फलांग की दूरी पर एचआर हल्का है। सड़क उसे 2 भागों में बांट देती है। ये हल्का होल्ड हरग्रीव्स के नाम पर है, जिन्होंने 1924 से 25 में राखाल दास बनर्जी के साथ खुदाई करवाई थी। ये राखाल दास बनर्जी जो हैं पुरातत्ववेत्ता हैं। यहीं पर एक बड़े घर में कुछ कंकाल मिले थे, जिन्हें लेकर कई तरह की कहानियाँ बनती रहीं। प्रसिद्ध नर्तकी शिल्प भी यहीं एक छोटे घर की खुदाई में निकला था। इसके बारे में पुरातत्वविद मॉर्टिमर व्हीलर ने कहा था कि संसार में इसके जोड़ की दूसरी चीज़ शायद ही होगी। यह मूर्ति अब दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में है। यहीं पर एक बड़ा घर है जिसे उपासना केंद्र समझा जाता है। इसमें आमने सामने की 2 चौड़ी सीढ़ियाँ ऊपर की ध्वस्त मंजिल की तरफ जाती है। पश्चिम में गढ़ी के ठीक पीछे माधो स्वरूप वत्स के नाम पर वीएस यहाँ रंगरेज का कारखाना भी लोग चाव से देखते हैं, जहाँ जमीन में ईंटों के गोल गड्ढे उभरे हुए हैं। अनुमान है कि इनमें रंगाई के बड़े बर्तन रखे जाते थे। 2 कतारों में 16 छोटे एक मंजिला मकान है। एक कतार मुख्य सड़क पर है, दूसरी पीछे की छोटी सड़क की तरफ। सब में 2-2 कमरे हैं। स्नान घर यहाँ भी सब घरों में है। बाहर बस्ती में कुएं सामूहिक प्रयोग के लिए हैं। ये कर्मचारियों या कामगारों के घर रहे होंगे। मोहनजोदड़ो में कुओं को छोड़कर लगता है जैसे सब कुछ चौकोर या आयताकार हो। नगर की योजना, बस्तियां, घर, कुंड, बड़ी इमारतें, ठप्पेदार मुहरे, चौपड़ का खेल, गोटियां तोलने के बाट आती सब चौकोर है या आयताकार है, लेकिन केवल एक कुआं है जो है वो गोलाकार है। छोटे घरों में छोटे कमरे समझ में आते हैं, पर बड़े घरों में छोटे कमरे देखकर अचरज होता है। इसका एक अर्थ तो यह लगाया गया है कि शहर की आबादी काफ़ी रही होगी। दूसरी तरफ यह विचार सामने आया कि बड़े घरों में निचली यानी भूतल मंजिल में
नौकर चाकर रहते होंगे, ऐसा अमेरिकी नृतत्व शास्त्री ग्रेगरी पोर्सेल का मानना है। बड़े घरों के आंगन में चौड़ी सीढ़ियाँ हैं। कुछ घरों में ऊपर की मंजिल के निशान हैं पर सीढ़ियाँ नहीं हैं। शायद यहाँ लकड़ी की सीढ़ियाँ रही हों जो कालांतर में नष्ट हो गई हों। संभव है ऊपर की मंजिल में ज़्यादा खिड़कियाँ, झरोखे और साज सज्जा रही हो। लकड़ी का इस्तेमाल भी बहुत संभव है, पूरे घर में होता हो। कुछ घरों में बाहर की तरफ सीढ़ियों के संकेत हैं। शायद ऊपर और नीचे अलग अलग परिवार रहते होंगे। छोटे घरों की बस्ती में छोटी संकरी सीढ़ियाँ हैं, उनके पायदान भी ऊंचे हैं। ऐसा जगह की तंगी की वजह से होता होगा। गौर किया कि मोहनजोदड़ो के किसी घर में खिड़कियां या दरवाजों पर छज्जे के चिन्ह नहीं है। गर्म इलाकों के घरों में छाया के लिए यह आम प्रावधान होता है। क्या उस वक्त यहाँ इतनी कड़ी धूप नहीं पड़ती होगी? मुझे मोहनजोदड़ो की जानी मानी मोहरों के पशु याद हो आए। शेर, हाथी या गैंडा इस मरुभूमि में हो नहीं सकते। क्या उस वक्त यहाँ जंगल भी थे? यह तथ्य स्थापित हो चुका है कि यहाँ अच्छी खेती होती थी। पुरातत्वी श्रीन रत्नागर का मानना है कि सिंधुवासी कुओं से सिंचाई कर लेते थे। दूसरे मोहनजोदड़ो की किसी खुदाई में नहर होने के प्रमाण नहीं मिले हैं, यानी बारिश उस काल में काफ़ी होती होगी। क्या बारिश घटने और कुओं के अत्यधिक इस्तेमाल से भूतल जल भी पहुँच से दूर चला गया? क्या पानी के अभाव में यह इलाका उजड़ा और इसके साथ सिंधु घाटी की समृद्ध सभ्यता भी? अब आगे अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।